हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम CDP का एक टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि हम चैट जीपीटी की हेल्प से देखेंगे। हम देखते हैं कि मतलब चैट जीपीटी हमें किस लेवल, अगर हम कोई टॉपिक उसमें सर्च करें तो वो किस लेवल तक हमें वो टॉपिक समझाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, टीच मी द टॉपिक डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग कम्प्लीटली एंड थॉरली, मतलब अच्छे से समझा दो आप। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, श्योर डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर डीपली इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट साइंस। अंडरस्टैंडिंग देयर रिलेशनशिप हेल्प अस ग्रैस्प। ये सारा कुछ बता रहे हैं कि डेवलपमेंट और लर्निंग में मतलब बहुत बड़ा कनेक्शन है। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक चेंजेस एंड कॉन्टीन्यूटीज़ इन एन इंडिविजुअल दैट अकर बिटवीन कंसेप्शन एंड डेथ। मतलब डेवलपमेंट बच्चा कंसीव जब करता है उस टाइम से लेके टिल डेथ तक डेवलपमेंट होती रहती है। अब डेवलपमेंट कौन कौन सी टाइप की होती है, तो वहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट इज़ फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। फिर क्या है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर में टाइम टू टाइम चेंजेस आ रहा है, कि पहले बच्चा क्रॉल कर रहा है, फिर वो वॉक करने लग गया, तो ये उसकी फिज़िकल चेंजेस जो बॉडी में ग्रोथ हो रही है टाइम टू टाइम, वो सारी चीज़ें हो गई। अब स्टेजेस इसमें क्या बताइए, फिजिकल डेवलपमेंट में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, किस किस टाइम ग्रोथ हो रही है फिजिकली। फर्स्ट इज़ इन्फेंसी, जिसमें बच्चा उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। इन्फेंसी मीन्स लगभग वो 2 साल के बीच की जो एज होती है, 0 to 2 ईयर्स, वो इन्फेंसी पीरियड होता है, उसमें बच्चा वॉक करने लग जाता है। फिर चाइल्डहुड, जिसमें धीरे धीरे ग्रोथ होती है, स्टडी ग्रोथ, रिफाइनमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। देन थर्ड इज़ अडोलेसेंस, जब बच्चा प्यूबर्टी एज पे पहुंच जाता है, जब उसकी सेक्सुअल ऑर्गन्स ग्रोथ होती है, मैच्योरेशन आ जाती है, वो अडोलेसेंस हो गया। उसके बाद जब अडोलेसेंस ख़त्म होके वो अडल्टहुड में आ जाता है, अडोलेसेंस पीरियड के बाद अडल्टहुड, जब उसका जो फिज़िकल जितना भी डेवलपमेंट था वो बिल्कुल पीक पे पहुंच जाता है, देन दिस इज़ कॉल्ड अडल्टहुड। तो ये 4 टाइप्स हो गई फिजिकल डेवलपमेंट में। उसके बाद आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू मेंटल चेंजेस, मतलब माइंड में जो भी चेंजेस होते हैं, कि बच्चा पहले छोटी मोटी प्रॉब्लम्स करता था, अब उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूरी लाइफ की थ्रू, मतलब थ्रू कंसेप्शन टू टिल डेथ तक ये चेंजेस आते रहते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जो पियाजे ने दी है उसके बारे में भी बताया हुआ है। तो ये चैट जीपीटी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसमें फर्स्ट थ्योरी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दी हुई है वो जीन पियाजे ने दी हुई है, जिसमें उसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस बताए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट जो है, जो इन्फेंसी पीरियड होता है, वो सेंसरी मोटर स्टेज, जिस टाइम बच्चा अपनी सेंसेस के थ्रू, में पता है कि 5 सेंस ऑर्गन होते, तो वो सेंसेस से बच्चा सीखता है, लर्निंग थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड मोटर एक्टिविटीज़। उसके बाद है 2 to 7 ईयर प्री ऑपरेशनल स्टेज, जब बच्चा डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, उसकी मतलब लैंग्वेज डेवलप होती है इस टाइम पे, और वो चीज़ों को देख के सीखता है, बट विद ईगो सेंट्रिक थिंकिंग। थर्ड इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 7 to 11 ईयर्स बच्चा लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर ध्यान देता है, वो जिस चीज़ को देखता है उसको ज़्यादा इजीली याद करता है। तभी हमें छोटी क्लासों में जो एलिमेंट्री क्लासेस होती है 1 to 5, उसमें बच्चों को जो भी लर्निंग करवानी है वो मतलब हैंड से, वो हाथ से वो चीज़ करे उसके बाद सीखे। तो एक्टिविटी मेथड हम यूज़ करते हैं इस टाइम में, क्योंकि बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। इस टाइम पे वो जो चीज़ें देखता है, जो खुद करता है, वो ज़्यादा इजीली लर्न कर पाता है। फिर उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12+ ईयर में होती है। इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी करता है, अगर आप उसको इमेजिन करवाओगे तो वो इमेजिन भी कर पाएगा। पर 7 to 11 ईयर जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, उसमें बच्चा चीज़ों को देख के ज़्यादा इजीली लर्न कर पाता है। बट 12+ जब बच्चा हो जाएगा, उसके बाद की अबव एज में, वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी कर सकता है। उसके बाद इसी में कॉग्निटिव
थ्योरी में ही एक वाइट्स्की ने सोशो कल्चरल थ्योरी दी है, जिसमें ही एम्फसाइजेस द रोल ऑफ सोशल इंट्रैक्शन एंड कल्चरल टूल्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब वो बता रहा है कि बच्चा जितना लोगों से मिलेगा, जितना सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, उतनी ज़्यादा उसकी मेंटल एबिलिटीज़ ग्रो करेंगी। फिर इसमें वाइट्स्की ये जो थ्योरी है ये बहुत शॉर्ट में दी हुई है। फिर इसमें बताया है कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ JPD एंड स्कैफोल्डिंग। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें बच्चे को हम एक जोन प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम उसकी हेल्प करते हैं। लाइक उसको कोई प्रॉब्लम दी, अब वो उसको ट्राई कर रहा है करने का, बट वो नहीं कर पा रहा, तो हम उसको थोड़ी सी हेल्प देते हैं, जिस हेल्प से वो आगे बढ़ जाता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये हो गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और दूसरा है स्कैफोल्डिंग। उसके बाद थर्ड है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें सोशली और इमोशनली बच्चों में जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में बताया, जिसमें एक थ्योरी दी हुई है एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। इसमें उसने बताया है कि कैसे धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता है तो पहले तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है। मतलब इन फैंसी एज में आप देखेंगे जब बच्चा 0 से 2 ईयर्स के बीच में होता है तो वो सबके पास नहीं जाता है इजीली, जिस पे वो ट्रस्ट करता है वो उसी के पास जाता है, वरना वो रोने लग जाएगा। तो ये धीरे धीरे फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो उसके अंदर अपने ऊपर कि वो सोचता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। तो ये सारी चीज़ें एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट में आती हैं। और भी बहुत सारी स्टेजेस हैं जिसके बारे में आप डिटेल में ChatGPT पे ही सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट में दिया हुआ है। फिर एक और थ्योरी है जिसमें बाउलबाय एंड एंसवर्थ ने अटैचमेंट थ्योरी दी हुई है, जिसमें इट फोकसेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली रिलेशनशिप एंड अटैचमेंट पैटर्न्स ऑन लेटर डेवलपमेंट। आगे है अब रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग के बारे में बताया हुआ है कि कैसे डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में रिलेशनशिप है। दीज बोथ आर इंटरडिपेंडेंट प्रोसेसेस। जैसे फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट एंड लर्निंग। अब फिजिकल डेवलपमेंट से देखते हैं हम लर्निंग कैसे होती है। मोटर स्किल्स। फिजिकल डेवलपमेंट इनेबल्स द एक्विजिशन ऑफ मोटर स्किल्स विच आर क्रूशियल फॉर एक्टिविटीज़ लाइक राइटिंग, प्लेइंग, स्पोर्ट्स एंड। अब देखो यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, उसके साथ ही बच्चा लर्न कर रहा है सारी चीज़ें। कि जब उसकी फिजिकल डेवलपमेंट हुई, बच्चा पैदा होते ही तो पेंसिल पकड़ के लिखने नहीं लग जाता। जैसे जैसे उसकी मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, एंड देन वो पेंसिल चलाना शुरू कर देता है और वहाँ से फिर वो लर्न करता है लिखने का तरीका, कैसे लिखेगा। तो इस तरह वो कोई भी गेम, कोई पजल है, क्ले से कुछ वो बना रहा है, तो वो पहले उसको पकड़ना तो आएगा, पकड़ने के लिए उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर वो नहीं हुई तो फिर आगे लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो फिज़िकल डेवलपमेंट और लर्निंग कैसे इंटरडिपेंडेंट है ऑन ईच अदर। फिर है ब्रेन डेवलपमेंट। द मैच्योरेशन ऑफ ब्रेन सपोर्ट्स कॉग्निटिव फंक्शंस नेसेसरी फॉर लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, द डेवलपमेंट ऑफ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इन एडोलेसेंस enhances executive functions like planning and impulse control which are important for academic success। इसमें भी वही बताया कि ब्रेन डेवलप होगा तभी आप academic सक्सेस कर सकोगे। आप पढ़ाई में अगर आपका ब्रेन ही प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है तो आप कोई भी चीज़ लर्न नहीं कर सकते ईजिली। तो दोनों बहुत ज़रूरी है। फिर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग। अभी फिजिकल डेवलपमेंट और लर्निंग में वो किया था, रिलेशनशिप देखा था। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लर्निंग, तो पियाजे और वाइट्स्की बोथ एम्फसाइज दैट कॉग्निटिव development influences learning. Piaget believed that children actively construct knowledge through interaction with their environment, while Vygotsky highlighted the role of social interaction and cultural context। दोनों ने यही बताया था कि बच्चे अपने environment से सीखते हैं, अपने social cultural activities, जब लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी help से उनसे कुछ सीखेंगे। तो ये उसने बताया कि cognitive development से भी लर्निंग होती है। जैसे जैसे उनका दूसरों से मिलेंगे, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, माइंड शार्प होगा, तो लर्निंग भी साथ साथ में होती रहेगी। फिर इसी में स्कैफोल्डिंग एंड JPD के बारे में बताया है कि वाइट्स्की ने ही दिया था ये कॉन्सेप्ट, जिसमें उसने स्कैफोल्डिंग शोज हाउ लर्निंग कैन बी सपोर्टेड बाय समवन मोर नॉलेजेबल, हेल्पिंग द लर्नर अचीव टास्क विद इन देयर JPD दैट दे कैन नॉट डू इंडिपेंडेंट। JPD का मतलब होता है बच्चों का एक जोन होता है जितना वो काम कर सकते हैं। मान लो आप कहो कि 2 साल का बच्चा है, तो 2 साल का बच्चा
क्या करेगा, आपकी 5th या 10th क्लास के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएगा। 2 क्लास का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा काउंटिंग सीख लेगा, तो वो काउंटिंग, वो उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो गया, जेपीडी हो गया, कि इसके अंदर है कि वो काउंटिंग सीख सकता है। अब काउंटिंग सिखानी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा। अब उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें जिसको नॉलेज होगी उसकी, तो वो उसको काउंटिंग सिखा देगा। अब इसी तरह 5th क्लास का बच्चा है, उसको अगर उसका एक जोन होगा, आप उसको एक गेम दे रहे हैं जो उसकी जेपीडी में आएगी, वो उसको खुद से नहीं आएगी, लेकिन आप उसकी हेल्प करेंगे। आप उसको क्या करेंगे, स्कैफ फोल्डिंग करेंगे। स्कैफ फोल्डिंग मतलब एक उससे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन उसकी हेल्प करेगा, तो बच्चा उन चीज़ों को जो पहले वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर पा रहा था, अब वो उसको कर सकेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इम्प्रूवमेंट इन मेमोरी, अटेंशन एंड प्रोसेसिंग स्पीड एज चिल्ड्रन ग्रो, सपोर्ट मोर कॉम्प्लेक्स लर्निंग टास्क। फॉर इंस्टेंस, ओल्डर चिल्ड्रन कैन better handle multiple pieces of information which aids in प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो ये भी सिमिलरली वैसे ही बता रहा है। उसके बाद सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट एंड लर्निंग, इसमें इमोशनल रेगुलेशन के बारे में बता रहे। द एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस इम्पैक्ट्स लर्निंग। चिल्ड्रन हु कैन रेगुलेट देयर इमोशंस आर बेटर एबल टू फोकस, हैंडल स्ट्रेस एंड इनेबल इन लर्निंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे भी कि अगर बच्चा अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर पाएगा, तभी वो कुछ भी ईजिली लर्न कर पाएगा। लाइक अगर कोई बच्चा है, वो गेम खेल रहा है, अब वहाँ पर वो गेम सीख रहा है, अब उस दौरान बच्चों में कोई बहुत छोटी बड़ी नोक झोंक होती है। अब वो एक बच्चा है जो इमोशनली बैलेंस है, वो उस टीम में अगर कुछ छोटी मोटी बात हो भी जाती है, तो वो उसको इग्नोर करके अपनी लर्निंग पे फोकस करेगा कि उसको वो गेम सीखनी है, वो सीखेगा। लेकिन अगर दूसरा बच्चा वो इमोशनली बैलेंस नहीं कर पा रहा अपने आप को, तो वो वहाँ पे लड़ाई कर लेगा और लड़ाई करके वहाँ से चला जाएगा, गुस्सा दिखाएगा अपना, तो उससे उसकी लर्निंग एक्टिविटी में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ से इमोशनल रेगुलेशन भी होनी चाहिए बच्चे में लर्निंग के लिए। सोशल स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स अफेक्ट्स लर्निंग एनवायरनमेंट्स। कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर इंटरेक्शन एंड टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स आर क्रूशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग। यहाँ पे भी सेम लगभग कि सोशल स्किल्स भी होने चाहिए। अगर आप क्लास में अब ग्रुप एक्टिविटी दे रहे हैं, वहाँ पे 4 बच्चों का ग्रुप है, और अगर उस बच्चे को सोशल स्किल्स नहीं आती, उसको अपने पीयर के साथ रहना नहीं आता कि तू कौन है, तू ये मेरा सामान मत ले, मैं तुझे नहीं दिखा रहा कुछ भी, मैं तेरी बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा, तो वहाँ पे वो ग्रुप एक्टिविटी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। वो बच्चा कोऑपरेट ही नहीं करेगा अपनी पीयर ग्रुप से। तो यहाँ पे सोशल स्किल्स भी होनी चाहिए लर्निंग के लिए। आइडेंटिटी एंड मोटिवेशन, एडोलसेंट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी कैन इन्फ्लुएंस देयर मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट इन लर्निंग। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेंस ऑफ पर्पस आर लिंक्स टू एकेडमिक अचीवमेंट। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे बताया हुआ द रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। इन्वायरमेंट का रोल क्या होता है डेवलपमेंट एंड लर्निंग पे। तो इन्वायरमेंट में सबसे पहले पेरेंटल, फैमिली का जो इन्फ्लुएंस है, उसमें पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एंड होम इन्वायरमेंट। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स इन चाइल्ड्स एजुकेशन सपोर्ट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट। पेरेंटल सपोर्ट कैन प्रोवाइड इमोशनल सिक्योरिटी एंड मोटिवेशन। मतलब पेरेंट्स जो अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं बच्चों के एजुकेशन में, उसकी डेवलपमेंट में, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा उनकी लर्निंग और डेवलपमेंट में। वहाँ से उनको बच्चों को सपोर्ट मिलेगा, इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, और मोटिवेशन भी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, जिसकी आजकल बच्चों को बहुत ज़रूरत होती है। विदाउट मोटिवेशन कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर एक बच्चा पढ़ने के लिए मोटिवेटेड नहीं है, तो आप कुछ भी कर लें, आप उसको नहीं पढ़ा सकते। तो मोटिवेशन इज़ मस्ट। उसके बाद है होम एनवायरनमेंट। अ स्टिमुलेटिंग होम एनवायरनमेंट विद एक्सेस टू बुक्स, एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड एनरिचिंग एक्टिविटीज़ प्रमोट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पे भी होम एनवायरनमेंट कैसा है, वो भी पुश करेगा कि बच्चा लर्निंग की तरफ बढ़े, कि होम घर पे सारी चीज़ें प्रॉपर प्रोवाइड हो रही हैं, एक्सेस टू बुक्स, एजुकेशनल रिसोर्सेज। एक बच्चा वो है जिसको कुछ नहीं मिलता, बट वो मोटिवेटेड है, तो वो कहीं ना कहीं से पढ़ लेगा। बट एक बच्चा जिसको सब कुछ मिल रहा है, होम एनवायरनमेंट मिल रहा है, बट वो मोटिवेटेड नहीं है, तो वो नहीं पढ़ेगा। तो दैट्स वाई पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है।
जिससे उन्हें मोटिवेशन मिलता रहे। उसके बाद स्कूल इन्फ्लुएंस में करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। स्कूल प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस दैट आर डिजाइन टू अलाइन विद डेवलपमेंट स्टेजेस। इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन कंसीडर डेवलपमेंट रेडीनेस। इसमें भी वही कि स्कूल का जो करिकुलम होता है वो ऐसे डिज़ाइन किया होता है कि बच्चे की जैसे डेवलपमेंट स्टेजेस ईयर बाय ईयर आती हैं, तो उसी तरह वो ईजी टू टफ होता जाएगा, बच्चों को इंटरेस्टिंग लगेगा काम, वो सारा चीज़ें वो करिकुलम इसी तरह बनाया जाता है ताकि बच्चे रेडी हों, वो देखें अपना सिलेबस और रेडी हो जाए कि हाँ ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत मज़ेदार है, ये हम करने के लिए रेडी। फिर टीचर सपोर्ट। टीचर एक्ट एज facilitator of learning, providing scaffolding, creating supportive and classroom environment and fostering social emotional skills। यहाँ पे टीचर भी जैसे कि फैमिली में पेरेंट्स होम घर पे सपोर्ट करते हैं, सेम वैसे टीचर का काम है जो क्लास में सपोर्ट करेगा और पेरेंट्स से ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो बच्चे को स्कैफोल्डिंग में भी बहुत हेल्प करेगा। मोटिवेट तो करना ही है, बट वो लर्निंग के लिए स्कैफोल्डिंग भी करेगा और प्रॉपर उनको एक एनवायरनमेंट देगा जिसमें बच्चा इमोशनली और सोशली बैलेंस हो बिल्कुल। उसके बाद पीयर इन्फ्लुएंस, इसमें आता है कि बच्चे अपने दोस्तों के साथ कैसे रहते हैं। सोशल लर्निंग। Peer influence learning through social interaction, collaborative learning and peer tutoring can enhance understanding, skill acquisition. Peer acceptance, positive peer relationship contribute to emotional well-being and motivation to learn, while negative experience like bullying can hinder development and learning. यहाँ पे भी वही है कि अगर बच्चा अपने peer group में पॉजिटिवली रिलेशनशिप के साथ रह रहा है, अगर उसके दोस्त हैं जो उससे बातें करते हैं, उसके साथ शेयर करते हैं सारी चीज़ें, तो वो बच्चा हमेशा खुश रहेगा। लेकिन अगर वहीं पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया, वो बच्चे का कोई फ्रेंड नहीं है, पूरी क्लास में सबके फ्रेंड है बट उस बच्चे का कोई फ्रेंड नहीं है, इवन कि उसको बुली किया जा रहा है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट और लर्निंग, क्योंकि वो इमोशनली अनबैलेंस्ड हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे डेवलपमेंट और लर्निंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे पीयर इन्फ्लुएंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लर्निंग के लिए। उसके कल्चरल इन्फ्लुएंस, कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। Cultural context shapes what is learned and how it is learned. Cultural practices, languages and tradition influence cognitive and social development. Education systems. Different cultures have varied educational practices and expectations affecting the approach to learning and development. इस तरह एग्जाम्पल्स ऑफ द इंटरप्ले बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, इसमें क्या बता रहे हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब बहुत डिटेल में चैट जीपीटी आपको सारी चीज़ें बता रहा है, तो आप इसमें किसी भी तरह आप ये इतनी डिटेल में इसने बताया, और भी अगर आपको जैसे आप कोई पॉइंट पढ़ रहे हैं और आपको वो नहीं समझ आ रहा, तो आप पर्टिकुलर उस पॉइंट को लिख के वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, तो वो उस पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर देगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट learning with ChatGPT.